A very warm welcome to those who are watching the video and studying with the help of this video. So students, today we are going to cover this last part of this chapter 1, History Nationalism in Europe. So this last sixth part is nationalism and imperialism. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये वर्ड हम लोग पहले भी पूरे चैप्टर में बार बार पढ़ चुके हैं और उसका कंट्रास्ट दे रखा है इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब ये इम्पीरियलिज्म क्या है, कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा था उस टाइम यूरोप को, ये हम लोग इस पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ बल्कन्स। इट इज़ अबाउट बल्कन्स, कैसे वो रूल करते थे, कितने एरिया को कवर करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी पढ़ेंगे इसमें कि जैसे हम लोगों ने छोटे एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे ग्रीस ने इंडिपेंडेंट हासिल करी, तो जैसे ये छोटे छोटे एरियाज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बना रहे थे, तो क्या इनमें इतना पावर था कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को संभाल के रख सकें। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे एरियाज़ का इंडिपेंडेंट होना बड़े कंट्रीज़ को या बड़ी नेशंस को इनवाइट कर रहा था कि उन्हें ग्रैब कर लें। ठीक है, और कैसे इस टसल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इनवाइट किया, इस कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ये एक तरह से एंडिंग ऑफ द चैप्टर ज़रूर है, मगर यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसे भी पढ़ते हैं, सिक्स एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन इस पार्ट से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट भी बनते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अच्छा पढ़ते हैं, सिक्स पार्ट, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। These two are being compared here. One is nationalism, means the feeling towards the nation. Imperialism means a kind of rule which is imperial. Imperial means monarchy, the king or the kingdoms. So these both are discussed together. Why they are combined here, nationalism and imperialism. So here in this content you are going to see how imperialism converted into nationalism, and this nationalism was affected due to imperialism. They are collabed actually. So let's read it. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. Last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal. क्या मतलब है यहाँ पे इसका, कि एक समय ऐसा आया जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें नेशनलिज्म बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाया। क्यों ऐसा हुआ? बट केम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। जितना ब्रॉड वो शुरू हुआ था, जितने पावर से ब्रॉडली शुरू हुआ था, उतना हो नहीं पाया, वो नैरो क्रीड हो गया, लिमिटेड एंड्स हो गए उसके। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist group became increasingly intolerant to each other. प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो छोटे छोटे नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे ना, वो एक दूसरे के लिए ही इनटॉलरेंट थे, एक दूसरे को ही पसंद नहीं कर रहे थे। जो भी रीजन है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक दूसरे से ही उनको कंपटीशन था, एनवियस थे, एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, आपस में ही लड़ने को रेडी थे बिल्कुल। The major European powers, in turn, manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. अच्छा, ये तो बात बिल्कुल सही है। दो बिल्लियों के झगड़े में रोटी कौन खाएगा? बंदर। ठीक है, तो यही बात थी, जब छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे के लिए, मतलब शुरुआत तो बड़ी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से की, नेशनलिज्म की फीलिंग रखी। टाइम बीतते बीतते उनके बीच में क्या होने लगा, they were behaving like intolerant to each other and they were ever ready to go to war. अब इस सेंटीमेंट का, इस सिचुएशन का फायदा कौन उठाएगा? यूरोपियन बिग पावर्स, है ना। दे स्टार्टेड मैनिपुलेट करना शुरू किया कि जिसको भी मैंने मैनिपुलेट करके खुद में मिला लिया वो तो फायदा हो जाएगा। और ये मैनिपुलेशन
किस चीज में उनको हेल्प करेगी? टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम, जो अभी भी उनका इंपीरियलिस्टिक एम चल रहा है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगी। क्योंकि अभी भी कंजर्वेटिव्स या इंपीरियलिस्ट यही चाहते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन ना बने, किसी न किसी इंपीरियल के अंडर में ही एरियाज, जोग्राफिकल एरियाज होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। द मोस्ट सीरियस source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. ठीक है, जब मैंने मैप दिखाया था, आप पीछे बुक में जाके मैप देख सकते हैं, वहां पे बल्कन्स का एक एरिया मैंने मैप में दिखाया था, सबसे पहला जो मैप आपकी बुक में दिया हुआ है ना, उसमें जाके देखिए। तो सबसे ज्यादा नेशनलिस्टिक टेंशंस जो यूरोप में थी वो किस एरिया में थी? बल्कन्स के एरिया में थी, द रीजन ऑफ बल्कन। किस ईयर में? 1871। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day. अब बल्कन्स कौन सा एरिया है? कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है बल्कन्स। ठीक है, और इसको एक एम्पायर रूल कर रहा है, ऑटोमन एम्पायर। ये मुस्लिम एम्पायर है, वही इस पूरे बल्कन रीजन को रूल कर रहा है। कितना बड़ा एरिया है? मॉडर्न टाइम में अगर हम इसको चेक करें तो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ये सारे एरियाज को मिलाकर जो ज्योग्राफिकल एरिया था, दैट वाज बीइंग रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर एंड दैट कलेक्टिवली नोन एज बल्कन रीजन। ठीक है, ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद करेंगे आप। अच्छा, इन एरियाज में रहने वाले इनहैबिटेंट्स को ब्रॉडली दे वर नोन एज स्लैब्स। ठीक है, यानी कि जो लोग बल्कन रीजन में रहते थे, जो लोग ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे, दीज पीपल वर नोन एज स्लैब्स। A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. मैंने भी यही बात बताई। ज्यादातर हिस्सा किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. ठीक है, अच्छा, अभी आपको मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था तो एक ट्रीटी बताई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर आपको याद हो, पुराना वीडियो पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस ऐसा था जिसने ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया था सबसे पहले। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रीस जैसा छोटा सा देश अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए स्ट्रगल कर सकता है, तो इस बल्कन रीजन में बहुत सारे ऐसे एरियाज पनपने लगे जो अपने आप में एक रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड कर रहे थे, इन्फ्लुएंस थे। इसीलिए धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर का ये जो बल्कन रीजन था बिकेम वेरी एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या है? छोटे मोटे बड़े रिवोल्ट होने लग गए ऑटोमन एम्पायर से। लोग लिबर्टी चाहते थे, जो छोटे एरियाज थे, छोटे बड़े। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms. अच्छा, ऑटोमन एम्पायर को भी अपना एम्पायर बचाना था। वो जान रहे हैं कि जिस तरह से रिवोल्ट हो रहा है, जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, ऐसा ना हो जाए कि सब ग्रीस की तरह आजाद हो जाए। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या तरीका निकाला अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने का, पावर में बनाए रखने का? उन्होंने मॉडर्न चीजें अपनाई, इंटरनल रिफॉर्म्स किए, यानी कि एम्पायर को कुछ कुछ वैसा बनाने की कोशिश कर दी जैसा लोग चाहते हैं, बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। सक्सेस बहुत कम मिली, क्योंकि जो लोग बेसिकली नेशनलिस्टिक थे, नेशनलिस्टिक आइडिया रखते थे, दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द मोनार्की। तो उनको छोटे मोटे मॉडर्नाइजेशन या इंटरनल रिफॉर्म करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। दे जस्ट वांटेड टू बिकम independent nation. One by one, its
European subject nationalities broke away from its control and declared independence. धीरे धीरे क्या होने लगा, उन सब ने अपने अपने आप को उन एरिया से अलग करना शुरू किया, अपने अपने कंट्रोल मतलब जो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से अपने आप को आजाद किया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent. अब जो बल्कन एरिया में रहने वाले लोग थे ना, आजादी पाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपनी नेशनैलिटी के लिए, अपनी हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे थे. एंड दे वर टेलिंग एवरीबॉडी कि देखो, पास्ट में हम लोग आपके गुलाम नहीं थे या हम आपके अंडर में नहीं थे, वी वर फ्री, वी वर इंडिपेंडेंट. सो पास्ट का रेफरेंस दे करके प्रेजेंट में वो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे थे, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स. कुछ को इसमें सक्सेस मिली, बाकियों को सब्जुगेट किया फॉरेन पावर्स ने. Hence, the rebellious nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence. सब अपनी लंबी खोई हुई इंडिपेंडेंस को वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और रेबिलियस हुए ही जा रहे थे. ठीक है, यानी कि अब कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो रहा था. यानी कह सकते हो कि बल्कन रीजन जो था टोटली एक्सक्लूसिव था और ऑटोमन एम्पायर के लिए उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. As the different Slavic nationalities, Slavic मतलब slave, Slavs जो वर्ड बड़ा ऊपर, तो Slavs जो थे उनकी nationalities का जो स्ट्रगल था, struggle to define their identity and independence. The Balkan area became an area of intense conflict. Obviously, it will be an area of intense conflict where not everybody actually, every region want to be independent. The Balkan states were fiercely jealous of each other. अभी ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जितने भी एरिया थे वो यूनाइटेड नहीं थे. They were having jealous with each other. Jealous with each other. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. मैटर कॉम्प्लिकेटेड होता गया क्योंकि जितने भी सुपर पावर्स थे, सुपर पावर इन जैसे जो कंट्रीज ऑलरेडी पावर में है, दे वर क्लेमिंग कि इनकी इस वीक कंडीशन में क्यों ना इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए. ये अलग सी ही एक राइवलरी चल रही थी. कहीं ना कहीं ये भी एक सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर की. छोटे छोटे एरिया, छोटे छोटे रीजन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे और बड़े जो कंट्रीज थी, बड़े पावरफुल जो कंट्रीज थी, वो उन छोटे रीजन्स को खुद में मर्ज करना चाहते थे, उन्हें जीत लेना चाहते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. सबके बीच में एकदम, जिससे कह सकते हैं आप, राइवलरी है, इंटेंस राइवलरी, कि किसके पास ट्रेड ज्यादा है, किसके पास कॉलोनीज ज्यादा है, किसके पास नेवल फोर्स ज्यादा है, किसके पास मिलिट्री माइट है. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, अब ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे कौन उस टाइम पे? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, were keen on countering the hold of other powers over the Balkan. ये वो वल्चर्स थे, आप कह सकते हो, जो इन अलग अलग बल्कन्स में अलग होते हुए एरियाज को बिल्कुल कैप्चर कर लेना चाहते थे कि बस ये वहां से छूटे और हम इन्हें कैप्चर कर लें. एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया. बस दे वर डेस्परेटली वेटिंग टू हैव their own control over those areas, the areas belonging to the Balkan region. This led to a series of wars in the region and finally the First World War.
ठीक है, भी स्ट्रगल होगा, वॉर होगा, तो यहां से भी एक बिगिनिंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म. नेशनलिज्म किसके साथ अलाइंड है? इंपीरियलिज्म. दोनों देखो, इस जो भी कंटेंट पढ़ा है ना, आप देख रहे हो दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, दोनों चीजें स्ट्रगल कर रही हैं. इंपीरियलिस्ट अपने में स्ट्रगल कर रहे हैं, नेशनलिस्ट अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होना है. इंपीरियलिज्म बस कैप्चर कर लेना चाहता है कि छूट ना जाओ, मिल जाओ बस मेरे से, मैं पावरफुल हूँ, आपको मेरे पास अपना पावर सरेंडर करना चाहिए. ये जो एक अलाइनमेंट था ना दोनों का, ये यूरोप के लिए एक डिजास्टर बना 1914 में. ये डिजास्टर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है. बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जो कॉलोनाइज थी यूरोपियन पावर्स इन द 19th century began to oppose imperial domination. इंपीरियल डोमिनेशन को बहुत सी कंट्रीज ने अपोज करना भी शुरू किया. द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggle to form independent nation state. इसमें आप इंडिया को भी जोड़ लो, ठीक है, जो भी इंपीरियल पावर किसी पर रूल कर रहा है, वो सब ने स्ट्रगल शुरू कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिक्लेयर करने के लिए. एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. सबकी एक ही इंस्पिरेशन थी, क्या? कि उन्होंने अपनी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी क्रिएट की, एक सेंस डेवलप कर लिया. फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियलिज्म, ताकि उन्होंने खुद को पावरफुल बनाया ताकि वो इंपीरियलिज्म को ओवरथ्रो कर सके. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. ये तो बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, सबके लिए ना नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग था. ये सेंटेंस आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी समझ में आएगा जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ोगे ना और गांधी जी का स्ट्रगल पढ़ोगे, तब भी आप देखोगे सबके लिए कंट्री की फ्रीडम और आजादी का मतलब अलग अलग था. ठीक है, तो ऐसे ही सबके लिए नेशनलिज्म का मतलब फ्रीडम नहीं था, सबके लिए उस नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग था. बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. इतनी एक कॉमन सी चीज थी लोगों के अंदर कि सब ही मोनार्की और इंपीरियलिस्ट स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट थे, एंड दे वांटेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स. इस थॉट को यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट किया था. ये एक बहुत अच्छी बात थी उस टाइम की. सो दिस इज हाउ योर चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड. होप सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप सारे वीडियोस अच्छे से अगर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है इन सब के आंसर्स भी आप खुद से लिख पाओगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ I tried helping you in this chapter by explaining. ठीक है, तो आगे भी मैं आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी. तो अभी के लिए यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर द होल हिस्ट्री चैप्टर 1. होप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको समझ में आया होगा. वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर को. आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं इस चैप्टर को. इस चैप्टर की और हेल्प के लिए मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगी डेफिनेटली, जिसमें आपके लिए एक तरह से नोट्स होंगे. आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लर्न भी कर सकते हैं. ओके, सो विल मीट इन सम अदर नेक्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर. टिल देन, यू जस्ट कैन like, subscribe and share the video with those who need it. Okay, thank you.